साथियों नमस्कार। फाइनली 72nd बीपीएससी का नोटिफिकेशन आपके सामने है। यह इस सप्ताह में नोटिफिकेशन अवेटेड भी था, कई दिन पहले आपको जानकारी भी मिल गई थी और फाइनली आप देखिए 1230 सीटों के साथ ये नोटिफिकेशन आई है। और सबसे अच्छी बात मैं इस नोटिफिकेशन में गौर कर पा रहा हूं कि बहुत अच्छे अच्छे जो पद हैं, वैसे तो किसी पद को हमें अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए, बट फिर भी हकीकत से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो वो बहुत अच्छे अच्छे पद आपको इसमें दिखाई देंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए तो एसडीएम का 100 पद दिखाई देगा, डीएसपी की 22 सीटें दिखाई देंगी, एसटीएसी जिसको बिहार फाइनेंस सर्विस कहते हैं 76 सीट है, निर्वाचन पदाधिकारी का 7, ज्वाइंट रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जिसे कहते हैं 3 है, और लेबर सुपरिटेंडेंट का पोस्ट 10 है। बहुत ही पावरफुल पोस्ट है ये। और बिहार शिक्षा सेवा ऑफ कोर्स यहाँ 9 पे क्लिक होना चाहिए, इसका 9 यहाँ पे सीट आप देख सकते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का 1 है। जो एपीओ का पोस्ट है इसमें 10 है, एमईओ का 54 है, ग्रामीण विकास पदाधिकारी का 65 है, राजस्व अधिकारी का 365 है, और बीपीआरओ 70 पोस्ट है, एलईओ 56 पोस्ट है, आपूर्ति निरीक्षक 31 है। टोटल 1077 आपको सीसीई से मिलेंगे। और यहां पे आप देख सकते हैं कि बाकी सीडीपीओ का यहां पोस्ट 20 है, जो जो एफएओ हैं, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनके 32 हैं। और 101 पद जो विमेन हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज है कि अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का 101 पद है जो सिर्फ विमेन के लिए है समाज कल्याण विभाग में। और इसमें अलग थोड़ी सी क्वालिफिकेशंस की डिमांड की जा रही है, तो अगर जिनके पास क्वालिफिकेशन है ये, उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा ऑफर है और इसी एग्जामिनेशन के तहत आपका सिलेक्शन होना है। तो ये 1230 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है। मैं कहूंगा अभी कमर कस लीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है और टाइम आपके पास सिर्फ 26 जुलाई। आप देखेंगे तो कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। जो लोग भी अगर इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि इस कम समय में कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, आप उस समय से बाहर निकलिए। 70 से 75 घंटे आप हमारे साथ जुड़िए और सारी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। उसमें बिल्कुल भूल जाइए, उसके बाद रिवीजन करना होगा। आप हमसे कम मेहनत करेंगे और उसके बाद भी सिलेक्शन होगा। देखो, जितना भी हमारा नोट्स है उसको एक जगह करके, अब तक की जो भी हमारी एक्सपीरियंसेस है उन सबको एक जगह करके इतना शॉर्ट नोट्स हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वीडियो से उसको समझाने का, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बट हम लोग मई के महीने में 31 मई का हमने डेडलाइन रखा है। हो सकता है एक दो दिन डिले हो जाए, बट 31 मई को हम लोग पूरी सिलेबस को खत्म कर देंगे। उसके बाद आपसे सिर्फ प्रैक्टिस करवाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सकेगा उतना प्रैक्टिस करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, डेली का शेड्यूल डालेंगे कि किस दिन क्या करना है। और ये एक नैतिक जिम्मेवारी हमारे लिए भी है कि जो भी स्टूडेंट अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको हम, उनका जो है, हम पूरी पूरी नोटिफिकेशन को मैंने पढ़ लिया है और आपको पूरी नोटिफिकेशन में समझाऊंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे, आप ये देख सकते हैं जैसे 5 मई 2026 का मैंने ये खुद करंट अफेयर प्रिपेयर किया है। और जिन लोगों को, चूंकि कुछ लोगों का यूपीएससी का भी एग्जाम है और लास्ट में वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको भी ध्यान में रख करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर डाला गया है। आपको लगेगा बट आपके पास बहुत समय है, 2 पेज का है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि चुनाव का कल रिजल्ट भी आया था। तो आप देखिए कि उस रिजल्ट को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। यहाँ पे आईआर के करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि जयशंकर साहब जो है अभी कैरिकॉम 9 देशों की यात्रा पे भी गए हैं। तो हर चीज को, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की है जो हम बेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमने नोट्स बनाया है, पूरी लॉर्ड क्लाइव की जितनी भी अचीवमेंट्स है एक जगह रखी गई है, वॉरेन हेस्टिंग्स की एक जगह रखी गई है, लॉर्ड कार्नवालिस, लाइन से आपको सारे गवर्नर जनरल को हमने समराइज कर दिया। और एक पीडीएफ से मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसमें देखेंगे तो बहुत सारे सवाल जो है उससे टकराएंगे। कम से कम 6-7 सवाल, आप मार्क माय वर्ड्स, एक पीडीएफ जो 13-14 पेज का है, 6 से 7 सवाल आएंगे। आज आप उस पीडीएफ को नोट कर लीजिए। ये देखिए, हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए ये है एकदम, जहां जरूरत है कि 3 ही 4 वर्ड का काम है उन्हें, कि सीधे डायरेक्ट यही पूछ लिया जाएगा, ये जनजाति कहां पे है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। जहां जरूरत पड़ा है कि थोड़ा बीपीएससी दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया भी है, उसकी जो डायमेंशंस हैं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। वैसे बहुत सारे आप नोट्स यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ये सारे नोट्स हैं
जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप देखिए बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है इन नोट्स को। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस आप देखिए, वेलेजली देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा आए थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट, सबको लाइन से कर दिया, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर आप भटकाव की स्थिति में है, आई कांट हेल्प। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं पूरी नोटिफिकेशन को, पूरा समझ लीजिए, नहीं तो आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछते रहेंगे कि इसमें क्या चाहिए, उसमें क्या चाहिए। पूरा आपको वीडियो सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा कि किसमें आपको क्या चाहिए। राइट, ओके। देखिए, पढ़ाई लिखाई कितना चाहिए बीपीएससी को? तो पढ़ाई लिखाई चाहिए आपका कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो। जब आप सीसीई का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है, बस आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। 60%, 80% ऐसा कुछ नहीं चाहिए ना। सीडीपीओ का जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तो उनका स्नातक डिग्री, लेकिन उनको वैकल्पिक विषय के रूप में इन्हीं में से रखना होगा, चार में से कोई। जैसे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और जो एलएसडब्ल्यू होता है, श्रम एवं समाज कल्याण। तो इसी में से चार में से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज करना होगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पता है यहाँ पे 300 नंबर का 3 घंटे का होगा और इसका मार्क्स जुड़ेगा। नाउ आगे हम देखेंगे भी। एफएओ, वित्तीय प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं, तो इनके लिए आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन किस विषय में होना चाहिए, ये है कि वाणिज्य में, कॉमर्स में है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में है, आप गणित में या स्टैटिस्टिक्स में है, तो इसमें से किसी एक विषय में आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। आप सीडीपीओ में क्या देखें, ग्रेजुएशन कहीं से भी हो, बस आपके पास ये ऑप्शनल ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हो, पॉलिटिकल साइंस में भी हो, नो मैटर, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन इन्हीं सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी जो वुमेन के लिए मैं कह रहा था, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें मनोविज्ञान या फिर यानी साइकोलॉजी या लॉ में से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तथा इन्हीं दोनों विषयों में से एक को आप सब्जेक्ट के रूप में चूज कर सकते हैं। तो जो भी साइकोलॉजी और लॉ ग्रेजुएट हैं उनका तो नौकरी पक्का है भाई। विमेन, नाउ आरक्षण पे बहुत सारे लोगों का सवाल आते रहता है, प्लीज आप सुन लीजिए, कंफ्यूजन की स्थिति सारी दूर हो जाएगी। आरक्षण का दावा आप नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा। आपने सुना होगा ये लाइन, नहीं मांगिएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, लालू जी का लाइन था। ओके, बिहार के मूल निवासी आप होने चाहिए, कोई भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका जो स्थायी पता है वो बिहार का होना चाहिए। नाउ स्थायी पता के आधार पर ही आरक्षण मिलेगा। अगर आप एससी या एसटी समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और जो स्थायी निवास या मूल निवास का जो मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ये जमा करना होगा। अगर आप बीसी या ईबीसी से हैं तो आपको यह जमा करना होगा, ओबीसी एनसीएल बनता है, बीसी एनसीएल आप सुनते होंगे। तो जो नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं, मतलब कि आप क्रीमी लेयर में नहीं है, इसका सर्टिफिकेट आपके अंचल से बन जाएगा। उस पे मोस्टली राजस्व अधिकारी का साइन होता है। अगर कहीं कहीं राजस्व अधिकारी नहीं है तो वहां पर अंचलाधिकारी यानी सीओ का साइन होता है, तो वो आपको जमा करना होगा स्थायी निवास प्रमाण पत्र पे। ना अगर मान लीजिए कोई मैरिड विमेन है तो उनका जाति, मैरिड वुमेन का जाति क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र किनके नाम से होना चाहिए? तो ये ध्यान देंगे कि उनके पिता के नाम से और पता से वो निर्गत होना चाहिए, ना कि उनकी पति के नाम से, मतलब हस्बैंड के नाम से नहीं, फादर के नाम से होना चाहिए। नाउ ईडब्ल्यूएस केस में थोड़ा सा अलग है, हम उस पर बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण अप टू 10% है। आरक्षण कोटि में ये कोडिंग होता है, इस पे ध्यान रखेंगे। आप जिस कैटेगरी में होंगे उस सारी कैटेगरी का ये कोडिंग है। जैसे 01 जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए है, 02 एससी के लिए है। नाउ दिव्यांगता के लिए 40% या उससे अधिक आपका दिव्यांगता होना चाहिए किसी भी अंग का, ठीक है, उस अंग का पर्टिकुलर 40%। नाउ राज्य के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी, जो विमेन है ना, उनको 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये बिहार की विमेन होनी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी है तो 2% का उन्हें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब उसी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो यहाँ विवाहित महिला के केस में जो बात कही गई है आप यहाँ पे देख लीजिए। अभ्यर्थी के पति के साथ अगर मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई है, आप वहां रह रहे हैं, तो उनके, वो जहां उनका पति का घर होगा उनके अंचल से निर्गत होगा, मतलब उनके अंचल में जो राजस्व अधिकारी होंगे उनके यहां से यह निर्गत होगा। परंतु
इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित महिला विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आप समझ पा रहे हैं? कहने का अर्थ ये है कि उसको ये भी चेक करना है कि जो महिला है वो बिहार की ही है, तो इसके लिए उनको अपने पिता का भी देना पड़ेगा कि वो कहाँ उनका घर है, राइट? और इसका वैलिडिटी 1 साल का होता है। जिस दिन से निर्गत होगा, वैलिडिटी 1 साल का होता है। कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा? मैट्रिक का या ग्रेजुएशन का? कई लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट पूछते हैं कि मेरे पास नहीं है। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। या एससी, एसटी सर्टिफिकेट, बीसी, ईबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या स्थायी जो आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, ये सब आपको अपलोड करना होगा। और ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म जब भरा जा रहा है ना, तो फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट इशू है तो आयोग नहीं मानेगा। देखिए, अब उसके ऊपर फिर वो निर्भर करेगा, आप रिस्क मत लीजिए। मेरे से हमेशा ये लोग सवाल पूछते रहते हैं कि क्या मेरा अभी नहीं बनवाऊं, सीधे जब इंटरव्यू आएगा। ये गलती मत कीजिए। आप क्यों आयोग के भरोसे चीजों को छोड़ रहे हैं? यूपीएससी तो खैर मानता ही नहीं है, बहुत समस्या हो जाती है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, आज आप लापरवाही कर देंगे, कल आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत दौड़ना पड़ता है लोगों को। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यही मैं कह रहा था ना। उम्र सीमा देख लीजिए आप लोग, 1/8/2026 कट ऑफ डेट है। मतलब 1 अगस्त 2026 तारीख से आप मैक्सिमम और मिनिमम अपना एज जोड़ेंगे। तो न्यूनतम एज 20 साल, 21 साल, 22 साल, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। आप ऊपर देख लीजिए, जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है। और जो अधिकतम मैक्सिमम एज 37 वर्ष होना चाहिए अगर आप जनरल मेल हैं तो। और अगर जनरल कैटेगरी में या अनरिजर्व में अगर फीमेल हैं, या ओवरऑल बीसी या ईबीसी के पुरुष और महिला हैं, तो आपको 40 साल। और एससी एसटी पुरुष और महिला के लिए 42 साल है। और यहाँ कंडिका आप देख लीजिए कि किस कैटेगरी, किसमें 20 चाहिए, किसमें 21 चाहिए। नाउ मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जो आपका एज होता है उसी एज को देखा जाता है। और अगर बिहार सरकार की अगर आप सेवा में हैं तो उनके लिए कुछ अलग से प्रोविजंस हैं कि सेवा में आने के उपरांत पूरी जो सेवा अवधि में जो बीपीएस मान लीजिए आयोग परीक्षा कंडक्ट कर रहा है, तो उसमें कुल आपको 5 मौके मिलेंगे। बीच में एक कर दिया गया था, आपने देखा होगा नगर विकास का वो लेटर, लेकिन उसको फिर से रीस्टोर कर दिया गया और 5 बार आप आयोग की एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अगर सेवा में आने से पहले अगर बैठ गए होंगे या ये जो सर्कुलर आया उसके पहले अगर आप बैठ गए होंगे तो वो नहीं काउंट किया जाएगा। 5 साल का आप जो है इसमें छूट भी मिलता है। नाउ दिव्यांग कैटेगरी में 10 साल का छूट है, भूतपूर्व सैनिक में 3 साल का है, लेकिन भूतपूर्व सैनिक कमीशन ऑफिसर्स को यहाँ 5 साल तक की भी छूट है। शारीरिक क्षमता नॉर्मल चाहिए, मतलब आप किसी दोस्त से मुक्त होने चाहिए। जो है मतलब कुछ कुछ पोस्ट होता है, जैसे कि पुलिस का पोस्ट है, जैसे मान लीजिए कि डीएसपी का पोस्ट है, जेल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, तो इसमें थोड़ा सा आंखों का क्राइटेरिया लास्ट में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो उसके लिए आपको बस ये किया जा सकता है, मतलब डिबार किया जा सकता है, लेकिन अगला पोस्ट आपको एलोकेट हो जाता है, तो वो चिंता का विषय नहीं है। नाउ शुल्क लगता है 100 रुपए ही बस शुल्क रखा गया है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपको जो आईडी मांगता है, अगर आप आधार नंबर नहीं डालते हैं, कोई और आईडी के रूप में जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ और डालते हैं, तो आपको बायोमेट्रिक फी के रूप में आपको 200 रुपए का एक्स्ट्रा यानी 300 रुपए टोटल जमा करने पड़ेंगे। नाउ अब आइए मेन अपने टॉपिक पे कि पीटी मेंस में सिलेबस क्या है, क्या कोई पैटर्न में बदलाव किया गया है। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जीएस का एक पेपर है, एमसीक्यू नेचर का पेपर है, 2 घंटे का है, 150 प्रश्न होंगे। लेकिन हाँ, एक बदलाव किया गया है, हालांकि इसको हमने कवर कर लिया था इसीलिए कोई बदलाव नहीं किया है, बोल दिया कि पहले जैसे आपको 4 ऑप्शंस दिखते थे, अब 5 ऑप्शंस कर दिए गए हैं। यहां पे आपके लिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट जो भी मुझे जानते हैं मैं उनको अक्सर बोलता हूं कि आपको 150 में से 140 135 तो मिनिमम सॉल्व करना चाहिए। उससे आप कम कर रहे हैं तो फिर आप मान के चलो कि आप बहुत डेंजर जोन में चले जाते हो। तो अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन क्रिटिसाइज मी फॉर दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी एक्यूरेसी बहुत हाई है वो कर देंगे, तो बहुत ही आप डिफिकल्ट स्थिति में हो जाएंगे।
अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप उसमें सोचना नहीं है, ई वाले को गोला भर दीजिएगा, और अगर देना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर आप गोला नहीं भरेंगे तो 1/3 निगेटिव हो जाएगा। इसका रैशनल मुझे जहां तक यही लगता है कि बाद में कोई गोला नहीं भर ले, कुछ हद तक चीजों को कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। नाउ निगेटिव मार्किंग 1/3 है, आप गलत उत्तर देंगे 1/3 आपका मार्क्स कटेगा। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्रीलिम्स प्रीलिम्स 10 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस फिर आप लिखेंगे। प्रीलिम्स का सिलेबस देख लीजिए, पहले कोर सब्जेक्ट्स ही दे दिया है। वैसे आप देखिए, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री आप देख लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछता है बीपीएससी। ज्योग्राफी है, बिहार पे पूरा फोकस है। इकोनॉमी है, पॉलिटी है, फ्रीडम स्ट्रगल है और उसमें बिहार का योगदान है, और जनरल मेंटल एबिलिटी जिसमें क्वांट और रीजनिंग आ जाएंगे। ये बहुत ही सामान्य स्तर का होता है। नाउ प्रीलिम्स में भी कट ऑफ होता है, जैसे कि जनरल के लिए 40, मतलब इतना से कम आएगा तो भले ही आप कट ऑफ में आज मतलब नहीं लिया जाएगा आपको, ये समझ लीजिए। 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% लाना पड़ेगा। ना मेंस के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हिंदी का पेपर है, 100 अंक का, 3 घंटे का टाइम है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जीएस 1 300 अंक का, 3 घंटे का। जीएस 2 300 अंक का, 3 घंटे का। और निबंध का पेपर 300 अंक का, 3 घंटे का। और आप यहाँ पे एक ऑप्शनल पेपर रखते हैं, ऑफ कोर्स इसका भी मार्क्स नहीं जुड़ता है। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम निर्धारित होता है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और ये ऑप्शनल्स के कोड दिए हुए हैं। नाउ सीडीपीओ के लिए एक एसए का पेपर हटा दीजिए और उसके जगह पे एक ऑप्शनल का पेपर जो 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का। और ये हमने आपको बता दिया है कि यही ऑप्शनल में से चूज करने होंगे। गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, एलएसडब्ल्यू। एफएओ के लिए भी सेम पैटर्न है, एक ऑप्शनल होगा, बस इसमें से चुनना होगा। ना अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का भी सेम है पैटर्न, बस आप यहाँ पे देखिए एसए नहीं है इसमें भी। 300 अंकों का बस विषय निष्ठ होगा, मतलब इसको लिखना होगा, 3 घंटे का होगा। मनोविज्ञान और विधि में से आप कोई ले सकते हैं। आप जो फॉर्म भरेंगे ना, तो अलग से ऑनलाइन जो फॉर्म आपको भरवाया जाएगा, ऑफ कोर्स ऑफलाइन कुछ नहीं भेजना होता है, ये ध्यान रखेंगे। आप उत्तर दोनों में से किसी मीडियम में दे सकते, मतलब सॉरी, उत्तर तो आप 3 दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। और जिस पेपर को आप जिस भाषा में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ना, हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा, पेपर उर्दू में नहीं होगा। लेकिन आप लिखने की आपके पास अगर जो भाषेतर विषय है, मतलब भाषा को छोड़कर, जैसे अब हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर है तो अब उसको ये नहीं कहेंगे कि मैं इसको उर्दू में लिखूंगा या इंग्लिश में लिखूंगा, नहीं, उसको हिंदी में ही लिखना होगा और देवनागरी में लिखना होगा। राइट, कहां चला गया? ओके। और बाकी आप तकनीकी शब्द, वाक्यांश, कुछ लोग नहीं होता है पूछते हैं कि मुझे कुछ कुछ तकनीकी शब्द को लिखना है, तो आप उसका जो है अंग्रेजी रूपांतरण उसको दे सकते हैं ब्रैकेट में, कि जैसे WTO आपने लिख दिया कुछ इस तरीके से। नाउ 2.5 गुना लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा, 120 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और सर्विस प्रेफरेंस आपको मेंस में भरना होगा। और देखिए 17वीं बीपीएससी से आयोग ने नहीं दिया चांस कि इंटरव्यू के समय आपको सर्विस प्रेफरेंस चेंज करने का। बहुत सारे लोगों का इसमें गड़बड़ हुआ, बहुत सारे लोगों ने मेल किया आयोग को, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज लाइटली मत लीजिएगा इसको ना। जब आप स्वास्थ्य परीक्षण जाएंगे तो 16 रुपया लगता है, लेकर जाएंगे चेंज ना। मेधा सूची बनेगी 1020 अंकों पे, जिसमें 900 का आपका मेंस हो गया प्लस 120 का इंटरव्यू हो गया। वही सबका इसमें भी 120 1020 पे ही बनेगा, बस अंतर ये है कि उसमें उनका ऑप्शनल जुड़ जाता है। ना ये आपको कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए बराबर अंक आ जाता है तो वैसी स्थिति में क्या किया जाएगा। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको कोई यूपीएससी ने या यूपीपीएससी या किसी अन्य आयोग ने आपको अगर बार कर दिया है किसी भी कदाचार के मामले में आप लिप्त पाए गए हैं, तो फिर आपको बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी और आयोग ही इस पर निर्णय लेगा कि भाई आपको क्या करना है। ना आवेदन भरने की अंतिम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 तारीख से यानी परसों से आप आवेदन भर सकते हैं और अंतिम दिन 31 तारीख तक है, आप इसको भर लीजिएगा। हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। और ये आप देख लीजिए, ये वेबसाइट्स हैं, यहीं से जाके भरना है। पूरी प्रोसेस यहाँ पे समझाई हुई है। मैं टेलीग्राम पे, अगेन मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम पे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है किसी भी वीडियो के या फिर कमेंट सेक्शन में है, आप उसमें जा करके जुड़िए और हर एक जानकारी हम वहां पे आपको देंगे। और एक फॉर्म भरने से रिलेटेड हम वीडियो बना देंगे। देखिए अब मेधा सूची अभी तो खैर काम नहीं है, बट इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूं कि अंतिम मेधा सूची में अगर मान लीजिए समान अंक आ जाता है
तो जिस उम्मीदवार को मेंस परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त होगा उसको ऊपर रखा जाएगा। मतलब इंटरव्यू वाले को थोड़ा सा वहां पे लॉस हो जाएगा, देखा जाएगा कि मेंस में किसका ज्यादा है और उसको रैंक ऊपर कर दिया जाएगा। ठीक है। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक अगर मान लीजिए मेंस में अगर समान होता है तो मेधाक्रम निर्माण जो निर्धारण है वो जन्म तिथि के आधार पे, आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पे जिनका अधिक उम्र होगा तथा जन्म तो उनको देंगे, लेकिन मान लीजिए कि जन्म तिथि भी अगर समान हो गई तो वैसी स्थिति में नाम को देखा जाएगा कि देवनागरी लिपि के वर्णमाला में किसका नाम पहले आता है, तो उनको फायदा हो जाएगा। नाउ अन्य सेवाओं के लिए जो अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त हैं, अगेन सेम ही मैटर है, तो आप समझ रहे हैं। नाउ पूरा आप यहां पे देख लीजिए, ये चीजें हैं। नाउ ये हमने आपको बता दिया है, ये नोट्स हैं। अभी आपको प्रिपरेशन के लिए हम एक सेपरेटली बात करेंगे, बट आपके पास जो भी दिन है उसको मैं इतना कहूंगा कि प्लान कर लीजिए, और प्लान करने के बाद ये देखिए कि आप कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रोज का आपके पास ये प्लान डेली का होना चाहिए, ये प्लान आपके पास वीकली होना चाहिए। इतना करिए, बहुत ज्यादा अभी नहीं आगे बढ़ना है। और इसके बाद देखिए भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी कि हमें सिर्फ 4 दिन का सोचना है। आप देखते होंगे ना कि जब आप ठंड के दिनों में भी आप देखते होंगे कि बहुत जो कोहरा घिर जाता है तो बहुत दूर हमें नहीं दिखाई देता है। हम चलते जाते हैं और रास्ता दिखते जाता है, थोड़ा दिखता है, फिर आगे चलते हैं, फिर थोड़ा दिखता है। वही काम यहां भी करना है। आप पूरे 80 दिन का 85 दिन का प्लान मत बनाओ, आप एक दिन का प्लान बनाओ, फिर एक वीक का प्लान बना लो और कोशिश करो कि प्लान से भी आगे हम एग्जीक्यूट कर दें। कर लेंगे। हमने एक वीडियो भी इस पे बनाया है। आपका माइंडसेट अगर ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, माइंडसेट पे मैंने एक लेक्चर लिया और मैं वो फील करता हूं, इसलिए जो भी मन से बात निकला है उसको मैंने बोला है। तो आप उसको जरूर वॉच कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आप कैसे चीजों को उतनी कम समय में भी चीजों को हासिल किया जा सकता है। और मैं बता रहा हूं, नहीं करने वाले 73वीं बीपीएससी में भी नहीं कर पाएंगे। तो एक्सक्यूज टाइम का नहीं दीजिए आप प्लीज। धन्यवाद।